यूरिन में ब्लड आना काफ़ी रीज़न से हो सकता है। कई बार पथरी की वजह से, किडनी में हो, चाहे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो या पेशाब की थैली में हो, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। बट अक्सर हमने देखा है कि अगर कहीं कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे प्रोस्टेट में कैंसर हो, किडनी में कोई ट्यूमर हो या कहीं कोई गांठ हो, तो उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। सो यूरिन में ब्लड आने को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसके लिए हमें बेसिक टेस्ट, हमारे इन्फेक्शन का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ऐसे बेसिक टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन या पथरी की वजह से होता है। बट अगर ये किसी और बड़ी रीज़न की वजह से हो तो हम उसको इग्नोर या उसको अवॉइड नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई भी यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो उसको इग्नोर ना करें। यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो काफ़ी कारणों से हो सकते हैं। वो प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर कहीं रेयर सिनेरियो में कैंसर की जैसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। सिम्टम्स को इग्नोर करना हमारी खुद की हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करने की तरह करते हैं। हमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम उनको खुद से मैनेज करें। अगर सिम्टम्स हमारे कंट्रोल नहीं आ रहे तो अपने नियर बाय जो भी यूरोलॉजिस्ट या यूरिन से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं और उसके बाद उनकी एडवाइस को हम फॉलो करें। जैसे पानी पिया, एकदम से पिया, सिप सिप करके पीना चाहिए। जूस पिया तो एकदम से पीना चाहिए, आराम से पीना चाहिए? कैसे? नहीं, हमेशा हमेशा आराम से। सी, अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक एक साथ लेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। हमारी बॉडी, हमारे पेट के ऊपर भी एकदम से प्रेशर हमें नहीं डालना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा पानी, आधा आधा ग्लास या एक एक ग्लास पानी जो है वो पूरे दिन में थोड़े थोड़े इंटरवल में लेते हैं। अगर हम पानी एकदम से पिएंगे तो जो फंसा हुआ है, खाया हुआ है, एकदम से नीचे जाएगा, मतलब सही होगा, डाइजेस्ट भी अच्छा होगा, ऐसा सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये रात के समय में करते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी खाने के बाद ले लेते हैं तो हमारी जो गैस्ट्रिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और अगर हम उसके बाद विदिन 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अगर हम सोते हैं तो वो खाना जो है वो रिगर्जिटेट होकर ऊपर आ सकता है, हमारे गले में आ सकता है, हमारी जो खाने की नली है उसके अंदर एसिड बना सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हमें फ़ायदा करने की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकती हैं। तो सबसे बड़ा इलाज क्या है आपका? अगर खान पीन, रहन सहन अगर अच्छा है तो यकीनन बीमारियां दूर हो जाएंगी सर, अगर रहन सहन अच्छा बिल्कुल। सो अगर हम अपने रहन सहन पे ध्यान दें, हमारे कोई भी हमारी बॉडी में अननेसेसरी चीज़ हम ना डालें, अपना हेल्दी खाना लें, अपने रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्टिविटीज़ रखें, तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो हमारे शरीर को टच ही नहीं करता। भारत विकास परिषद माधव सिरसा द्वारा एक अनोखी पहल, हर घर में जो रोगी हैं उनको निरोग करने के लिए बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने। आपको बता दूं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल जो है फोर्टिस हॉस्पिटल है, उनके जो वहाँ के जो जाने माने डॉक्टर सिरसा में आ जाएं, और आज इनका आने का से एक ही मकसद था ताकि जन जन तक एक आवाज़ पहुँचे, मैसेज पहुँचे। जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखे, और जो बीमारियों का उपचार है वो सही तरीके से हो पाए, और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्या क्या उनको अगर कोई दिक्कत भी आती है तो प्राइमरी उनको क्या स्टेप उठाना चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हमारा जो फील्ड है वो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, या फिर जो हमारी किडनी या पेशाब की थैली के जो कैंसर्स होते हैं उनको डील करता है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम उमूमन पाया जाता है कई पेशेंट्स होते हैं उनको जब यूरिन कम आता है या ज़्यादा आता है तो उनको परेशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उससे? देखिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड काफ़ी सारा सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में आज हमने इस हेल्थ टॉक में बात करी। बहुत लोगों को यूरिन बार बार आने की समस्या होती है, या रात में ज़्यादा उठना पड़ता है, या फिर कई लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन बार बार लग रहा होता है, या कई बार हमने देखा है यूरिन में ब्लड भी आता है। तो ये सारी ही सिम्टम्स जो हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना हमारे लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस से हम इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर कोई भी सिम्टम होता है तो उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी इलाज है, वो हम अपनी खुद की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके कर सकते हैं। हमारा हेल्दी खाना लेके, स्मोकिंग को अवॉइड करके, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना पिएं। ये सारी चीज़ें या कुछ बेसिक सी चीज़ें हम फॉलो करके हमारी यूरिन के जो सिम्टम्स हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन सिम्टम्स को उसके बावजूद भी कंट्रोल कर पाने में दिक्कत हो तो फिर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसको हम मेडिकल थेरेपी के रूप में जानते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ, मेडिसिन्स वगैरह देते हैं जिनसे ये ठीक होते हैं। और बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जिनको मेडिसिन से भी अगर बेनिफिट नहीं मिलता तो फिर उनको फिर हम सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में अवगत कराते हैं, या फिर उनको सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ लेके चलते हैं। ज़्यादातर लोग जो पानी है ज़्यादा इंटेक करते हैं उस वजह से ज़्यादा यूरिन आता है, और कई बार साइकोलॉजिस्ट भी मन में भी हो जाता है भी शायद ज़्यादा पेशाब आ रहा है, शायद शुगर ना हो या कोई और बीमारी ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बार हम लोगों को ये मिथ है कि हम जितना ज़्यादा बॉडी में पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अति हर चीज़ की ख़राब है।
बहुत ज़्यादा पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कई बार हमने देखा है हमारे पॉपुलेशन में ये मिथ होता है कि लोग 8 से 10 लीटर पानी भी एक दिन में पी रहे होते हैं। अति ऑफ किसी भी चीज़ की अति जो है वो हमारी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर चीज़ का एक बैलेंस बना के चलें। समर्स के टाइम पे, गर्मियों के समय में हमारी बॉडी को 3 से 4 लीटर के आसपास वाटर इनटेक की ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा पानी पीने का हमारी बॉडी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। और सर्दियों में तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो 1 से 1.5 लीटर ही रह जाती है। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी ना पिए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना पिए। कई बार लोगों को हैबिट है कि 1 से 1.5 लीटर पानी एक साथ पीते हैं। उसकी बजाय आप आधा-आधा, एक-एक गिलास पानी हर आधे 1 घंटे में पूरे दिन में पीते रहें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और रात में सोने से पहले या सोते टाइम बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक ना लें। एक ऐसा मिथ है लोगों के मन में है भी, अगर हम पानी एकदम से पिएंगे तो जो फंसा हुआ है, खाया हुआ है, एकदम से नीचे जाएगा, मतलब सही होगा, डाइजेस्ट भी अच्छा होगा, ऐसा सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये रात के समय में करते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी खाने के बाद ले लेते हैं तो हमारी जो गैस्ट्रिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम उसके बाद विदिन 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अगर हम सोते हैं तो वो खाना जो है वो रिगर्जिटेट होकर ऊपर आ सकता है, हमारे गले में आ सकता है, हमारी जो खाने की नली है उसके अंदर एसिड बना सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हमें फ़ायदा करने की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकती है। मैं पूछ रहा हूँ, जैसे पानी पिया, एकदम से पिया, सिप सिप करके पीना चाहिए, जूस पिया तो एकदम से पीना चाहिए, आराम से पीना चाहिए? कैसे? नहीं, हमेशा हमेशा आराम से। सी अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक एक साथ लेंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। हमारी बॉडी, हमारे पेट के ऊपर भी एकदम से प्रेशर हमें नहीं डालना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम थोड़ा-थोड़ा पानी, आधा-आधा ग्लास या एक-एक ग्लास पानी जो है वो पूरे दिन में थोड़े-थोड़े इंटरवल में लेते रहें। तो आमजन को क्या संदेश देंगे सर? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई भी यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो उसको इग्नोर ना करें। यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो काफ़ी कारणों से हो सकते हैं। वो प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर कहीं रेयर सिनेरियो में कैंसर की जैसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। सिम्टम्स को इग्नोर करना हमारी खुद की हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करने की तरह करते हैं। हमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम उनको खुद से मैनेज करें। अगर सिम्टम्स हमारे कंट्रोल नहीं आ रहे तो अपने नियर बाय जो भी यूरोलॉजिस्ट या यूरिन से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं और उसके बाद उनकी एडवाइस को हम फॉलो करें। ये तो नहीं है कि कोई बीमारी अगर आ गई, इंस्पेक्ट होगी, तो सीधा हायर इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल थेरेपीज़ यानी कि दवाइयों के माध्यम से होती है, और उन दवाइयों से ही हमारे ट्रीटमेंट से हमारे बीमारी का मैक्सिमम इलाज पॉसिबल हो पाता है, और वो नियर बाय अपने टाउन्स में ही पॉसिबल हो जाता है। बहुत ही रेयर सिनेरियो में अगर कहीं कोई बड़ा कैंसर डेवलप हो जाए या फिर कोई एडवांस टेक्निक की हमें ज़रूरत हो तो ही हमें किसी बड़े सेंटर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, वीडियो शेयर करें। आपको बता दूं, भारत विकास परिषद आज इतनी बड़ी अच्छी पहल की, पहले भी अक्सर ये करते रहते हैं, समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं, और प्रधान जी हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? जी, बस भारत विकास परिषद सेवा के काम करती रहती है और इसी तरह के छोटे छोटे सेमिनार करके लोगों में जागरूकता का काम करती है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोषाध्यक्ष? मैं दीपक गोयल, कोषाध्यक्ष। आज भारत विकास माधव शाखा की तरफ से फोर्टिस मोहाली के सौजन्य से जो ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए ही लगाया गया है। और भारत विकास माधव शाखा अक्सर इस तरह के प्रोग्राम करती रहती हैं जिससे कि आम जन को फायदा पहुंचे। जी धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे? भारत विकास परिषद, डॉक्टर साहब का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी राकेश जी। बहुत बढ़िया सर, आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया सारा भी। कोई भी बीमारी आती है आप उसको नज़रअंदाज मत करें और घबराए भी मत। उसका हर बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज है। इंडिया में पहले तो इतनी अच्छी टेक्निक थी, पर इंडिया में बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप आराम से अपना इलाज करा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? जैसे आपको देखो, हमारे स्लोगन है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इसी के तहत हम लोग कैंपिंग लगाते रहते हैं। और जैसे ये तो आज का जो कैंप था ये आम जन के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हर किसी को ये बीमारी ये सोचते हैं जैसे बहुत बड़ी बीमार होगी, बताने से डरते। उसको डॉक्टर साहब ने इतना इजी तरीके से समझाया भी हर किसी के कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दिखाओ, उसको अच्छी तरह चेक कराओ, डरो मत। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ायदे के लिए, और लोगों को जागरूक भी करें। अगर किसी को पेशाब कम आता है, यूरिन कम आता है, ज़्यादा आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सेफ्टी जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे जानकारी लें, उनसे जो है परामर्श लें, ताकि आपका जो है समस्या का समाधान हो सके। परंतु सबसे बड़ा इलाज क्या है आपका? अगर खान पीन, रहन सहन अगर अच्छा है
तो यकीनन बीमारियां दूर हो जाएंगी सर, अगर रहन सहन अच्छा बिल्कुल। खाना खाएं। सो अगर हम अपने रहन सहन पे ध्यान दें, हमारे कोई भी हमारी बॉडी में अननेसेसरी चीज़ हम ना डालें, अपना हेल्दी खाना लें, जी। अपने रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्टिविटीज़ रखें, तो आधी से ज़्यादा बीमारी तो हमारे शरीर को टच ही नहीं कर पाएंगी। जी धन्यवाद। तो आप सभी से अनुरोध है आप इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। यूरिन में ब्लड आना काफ़ी रीज़न से हो सकता है। कई बार पथरी की वजह से, किडनी में हो, चाहे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, या पेशाब की थैली में हो, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। बट अक्सर हमने देखा है कि अगर कहीं कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे प्रोस्टेट में कैंसर हो, किडनी में कोई ट्यूमर हो, या कहीं कोई गांठ हो, तो उसकी वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। सो यूरिन में ब्लड आने को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसके लिए हमें बेसिक टेस्ट, हमारे इन्फेक्शन का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ऐसे बेसिक टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन या पथरी की वजह से होता है। बट अगर ये किसी और बड़ी रीज़न की वजह से हो तो हम उसको इग्नोर या उसको अवॉइड नहीं करना चाहते। इसके बाद बात करते हैं, महिलाओं में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मसल्स की कमज़ोरी होने लगती है, और महिलाओं में हमारा यूरिन का जो रास्ता होता है, यूरिथ्रा जो होती है, वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी कम होती है, और उसकी वजह से उनमें यूरिन के अंदर लीकेज होने की समस्या या यूरिन का लीक हो जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। डिलीवरी, मल्टीपल डिलीवरीज की वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है। इसके साथ साथ कई लोग जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी मसल्स में कमज़ोरी आ जाती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए, इसके अंदर हम अगर बात करें तो दो तरह के इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी लीकेज होते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें हमें ये लगे कि बहुत ज़ोर से प्रेशर आ रहा है, हम रोक नहीं पाएंगे, भाग के जाना पड़ेगा, और विदिन 20-30 सेकेंड के अंदर अंदर यूरिन लीक हो जाए। या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एकदम से हमें खांसी आई, छींक आई, या हल्के से मूवमेंट हुई और उससे थोड़ा बहुत यूरिन जो है वो लीक हो गया। दोनों ही चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग है। अगर हमें अर्जेंसी होती है तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी मेडिसिन्स हैं, जिनके माध्यम से हम उस यूरिन के जो मसल्स हैं उनके अंदर जो ओवर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं और इस चीज़ का समाधान करते हैं। और अगर हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो उसके लिए हमारा जो मेन ट्रीटमेंट है वो है मसल्स की एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज, मसल्स में स्ट्रेंथ होने की वजह से हमें यूरिन के लीकेज की प्रॉब्लम कम आती है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है उनके अंदर भी इस एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं थोड़ी सी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर आज की तारीख में पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि अगर हम 10 लोगों को देखें जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी हद तक एसिम्प्टोमेटिक होता है और बहुत ही स्लो ग्रो करता है, और उसको सही तरीके से डिटेक्ट करने का एक खास तरीका होता है जिसको हम कहते हैं PSA का ब्लड टेस्ट। ये PSA का ब्लड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है। आज की तारीख में हमारे छोटे छोटे टाउन्स में, गाँव में, हर लैब्स में ये टेस्ट अवेलेबल है, और हमारी जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि ये जो PSA का टेस्ट है ये हमें साल में एक बार हर व्यक्ति को, हर पुरुष को 50 साल की उम्र के ऊपर ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, और अगर ये PSA एबनॉर्मल है तो फिर हमें प्रोस्टेट के जो भी हमारे प्रोस्टेट का ग्लैंड है उसके ऊपर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस या चेक्स वगैरह करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहीं हमारी केस में कोई वो बीमारी तो डेवलप नहीं हो रही। PSA का हाई होना कैंसर को कंफर्म नहीं करता। सो अगर किसी व्यक्ति का PSA हाई आ जाता है तो उनको इमीडिएटली घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमने देखा है कि अगर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, या फिर हमारा इन्फेक्शन हो प्रोस्टेट के अंदर, या फिर कभी रिसेंटली यूरिन रुक गया हो, तो ऐसे केसेस में भी PSA बढ़ जाता है, और उन कंडीशंस के अंदर हम कुछ मेडिसिन ट्राई करके 2 से 3 हफ्ते का गैप देते हैं, और उसके बाद दोबारा से हम टेस्ट करके देखते हैं कि PSA कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा PSA परसिस्टेंटली हाई रहता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने नियर बाय किसी भी डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और वो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के टाइप में कुछ MRI वगैरह, स्कैन वगैरह करवाएंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टेट के अंदर कहीं कोई और बीमारी तो ग्रो नहीं कर रही। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि मैं इतने सालों से OPDs और पेशेंट्स देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कभी भी गायब होने वाला है। ये क्वेश्चन है जो मुझसे हर OPD में कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर पूछता है, डॉक्टर साहब हमारा PSA ज़्यादा आया है,
आप कुछ ऐसा बताइए कि इसको कम कैसे करें। और मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ। जिस तरीके से इस पिक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि नीचे यहाँ पे आग लगी हुई है और ऊपर धुआं है, पीएसए जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये धुआं है, पीएसए बीमारी नहीं है। पीएसए को किसी भी मेडिसिन से कम करने से हम बीमारी को गायब नहीं करेंगे। पीएसए सिर्फ हमें बता रहा है कि अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारा काम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको सही समय पे और सही तरीके से उसका इलाज करना। अगर हम धुएं को इग्नोर करेंगे या अगर हम मेडिसिन से जो टेस्ट है उसी को हम दबा देंगे तो उससे हमारी बीमारी जो है वो गायब नहीं हो जाएगी। सो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीएसए हमें हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं कर रहा, पीएसए हमारी बॉडी को बेनिफिट ही दे रहा है, हमें सही समय में आगाह कर रहा है। वापस आते हैं प्रोस्टेट की सिंपल प्रॉब्लम्स के ऊपर। जिन लोगों को प्रोस्टेट के, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत बार जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो उससे पहले ही हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो जिसके माध्यम से हमारे 30 से 40% केसेस के अंदर सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। बट अगर फिर भी हमारे सिम्टम्स कंट्रोल में ना आए तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और अक्सर प्रोस्टेट के साइज़ को रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। जिन लोगों को इन मेडिसिन्स के बाद भी बेनिफिट ना मिल पाया, मैं कहूँगा कि लगभग 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इन मेडिसिन से अच्छा आराम, अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। पर जिन लोगों को, जो 10 से 12% लोग हैं जिनको मेडिसिन के बाद भी कोई आराम नहीं मिलता, उनके लिए फिर हमारे पास मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम प्रोस्टेट की नॉर्मल सर्जरी से लेकर लेज़र सर्जरी, ओपन टेक्निक से सर्जरी और इवन रोबोटिक सर्जरी को भी हम इसके माध्यम में रखते हैं। और इसी टेक्निक्स के अंदर एक नई टेक्निक रिसेंटली जुड़ी है जिसको हम कहते हैं रेज़म यानी वाटर वेपर थेरेपी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम ये कह सकते हैं कि बिना सर्जरी के माध्यम से हम इसमें प्रोस्टेट की बीमारी का इलाज करते हैं। हालांकि इसके अंदर हम यूरिन के रास्ते प्रोस्टेट को चेक करते हैं और जो हमारा प्रोस्टेट है उसके ऊपर हम कुछ इंजेक्शंस लगा के उसके अंदर एक मेडिसिन, एक स्टीम जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं और वो मेडिसिन जो है वो प्रोस्टेट के साइज़ को धीरे धीरे करके रिड्यूस करती है और ओवर द टाइम ऑफ नेक्स्ट 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इन सिम्टम्स में मिलता है। एंड मैक्सिमम केसेस में उनकी जो मेडिसिन चल रही होती है प्रोस्टेट की, वो भी इस ट्रीटमेंट के बाद छूट जाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर भी हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, बट जो कैंसर के केसेस के अंदर सबसे मुख्य ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो किस स्टेज पे हुआ है। अगर हमारा डायग्नोसिस सही टाइम, सही समय पे हुआ है, अगर हमारी बीमारी पूरी बॉडी में नहीं फैली है यानी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड या इवन थर्ड स्टेज तक भी है, तो हम उसको सर्जिकल माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट आज से नहीं, लगभग 15 से 20 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता आ रहा है और आज की डेट में हमारी कंट्री में भी मैक्सिमम केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हम रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ही डील करते हैं। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जब हम प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं तो उसमें कैंसर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड अक्सर हमने देखा है कि जिन लोगों के ये ऑपरेशंस होते हैं वो उसके कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी लाइफ 15 से 20 साल तक आराम से जीते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर, रोबोटिक सर्जरी जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक तरीके से वरदान की तरह है। अक्सर हमने लोगों के अंदर ये डाउट देखा है कि ऑपरेशन के बाद कहीं यूरिन के लीकेज की समस्या तो नहीं आएगी, कहीं यूरिन लीक नहीं होने लगेगा, कहीं हमें डायपर तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सो उस चीज़ का भी जो समाधान है वो हमारी रोबोटिक सर्जरी करती है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं जिसके माध्यम से हम प्रोस्टेट के अंदर जो कैंसर है उसको पूरी तरीके से रिमूव करते हैं, बट उसके आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको प्रिजर्व करते हैं, हम उनको बचाते हैं और उससे जो हमारी नसें हैं, जो हमारे मसल्स हैं, उनके अंदर कहीं पे भी कोई इंजरी, कोई भी चोट कुछ नहीं लगता। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगेन ओपीडी में अक्सर ये भी हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कौन करेगा। ऑपरेशन रोबोट नहीं करता, ऑपरेशन डॉक्टर ही करता है। जो रोबोटिक सर्जरी है वो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेंड पर्सन जो उस मशीन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं, वही डॉक्टर्स की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। मशीन अपने आप से किसी पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकती। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है, बट आज की तारीख में अभी तक हम उस स्टेप पे नहीं पहुँचे हैं और एवरीथिंग, हर पार्ट ऑफ द सर्जरी, एक एक छोटा छोटा स्टेप जो है वो सर्जन के पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है और उनके हाथों से ही वो सर्जरी परफॉर्म की जाती है।
मशीन सर्जन की जो कैपेसिटी है, सर्जन की जो प्रिसीजन है, जिस बारीकी से ऑपरेशन किया जाना है, उस चीज़ को बढ़ा देती है और उससे जितने भी हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो पेशेंट्स को हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो मैं आज की टॉक को यहीं पे कंप्लीट करूँगा। आज अगर किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझना है, कुछ डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी जो आप गाइडलाइन दे रहे थे साथी, अगर ये गाइडलाइन एक बुक या किसी और माध्यम से जनरल पर्सन्स को अवेलेबल हो जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा है? मेरे ख्याल से मैं पहले किसी ऐसे सर्जन से मिल रहा हूँ जिसने इन चीज़ों को इतना ढंग से एक्सप्लेन किया। अदरवाइज आप जाओगे डॉक्टर के पास रूटीन के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं करना, आपकी शक्ल देख के अपना काम करते जाना और करके आपको एक अच्छा सा बिल आपने पकड़ा देते हैं और जो चीज़ को क्वेश्चन करता है उसका जवाब नहीं मिलता। मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, ये सारी टीम हमारी बहुत अच्छे से जिंदगी जीने की आदत, अब ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने जो मेडिसिन दी ना मेरे को, ये पिछले शनिवार की बात है, मेरी हालत ऐसी हो रही है एक हफ्ते से कि शाम के टाइम उन दवाइयों को लेने के बाद जैसे मैं नशे में हो जाता हूँ। ये तो हम लोगों को सेवा का नशा है। मैं आपसे बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, नहीं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि आप दवाइयों के मतलब कम ज्यादा जरूरत न पड़े और पब्लिक को जैसे आप अवेयर कर रहे हो अभी, इसी तरीके का काम करते जाओ तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.